Hello, in this video I'm going to teach you king, farmers and towns, early states and economy, approximately 600 BC to 600 C. उस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ इसी चैप्टर को कवर। दी अर्लीस्ट स्टेज 16 महाजनपद। जनपद क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर रहते हैं, या फिर कोई भी ट्राइबल ग्रुप रह रहा, या फिर कोई भी जन रह रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे जनपद। और महाजनपद तब हो जाता है जब बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में लोग रहते हैं, तो उसको महाजनपद बोलेंगे। तो 6th सेंचुरी जो टाइम था वो बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सिटीज़ ग्रो कर रही थी, आयरन का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था और कॉइनेज भी डेवलप हो गया था। सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट और जैनिक के टेक्स्ट से हमें पता चला है इन सब चीज़ों के बारे में। महाजनपद ऑल्सो इज इन लिस्ट वेरी सम नेम्स सच एज वज्जी, मगध, कौशला, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती अकर फ्रीक्वेंटली। टोटल 16 महाजनपद में से 7 महाजनपद बहुत जल्दी अकर कर रही थे और ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी थे। और इन सातों में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मगध। जो भी रूलर्स थे, किंग्स थे, जो चलाते थे महाजनपद को, तो उसको हम गणराज भी कह सकते थे, संघास भी कह सकते थे, जो कि कलेक्टिवली कॉल्ड राजाज। State latest for near 1,000 years. Each Mahajanpad had a capital city which was fortified. Maintaining these fortified cities as well as providing an insufficient armies and bureaucracy required resources. अगर हमें किसी महाजनपद को आर्मी प्रोवाइड करानी है, ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए ध्यान दिया जाता था और उसके लिए मेंटेनेंस रहता था। हिमालयन रीजन से नर्मदा रीजन का जो भी पार्ट था वो पूरा महाजनपद से था, और वो पूरा रूरल, उसको कौन रूल कर रहा था? अशोका रूल कर रहा था। 7 जो इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं वो हैं वज्जी, अवंती, कुरु, मगध, पांचाल, गांधार और कौशल। 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में, मतलब 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, ब्राह्मण ने संस्कृत टेक्स्ट कंपोज करने स्टार्ट कर दिए थे, जिसका नाम था धर्मसूत्र। आइडेंटिकली एक्सप्रेस्ड क्षत्रिय रूलर्स एडवाइज टू कलेक्टिव टेक्स्ट एंड ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, ट्रेड एंड आर्टिसन। यानी कि अब क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण ये सब बनने लगे थे और ब्राह्मण ने इनको लिखा था। और जो रूलर्स को एडवाइस देते थे कौन? ब्राह्मण, कि आपको टेक्स्ट लेना चाहिए और किन से लेना चाहिए, किन से नहीं लेना चाहिए, ये भी कौन बताता था? ब्राह्मण बताते थे। फर्स्ट अमंग दी 16 जी मगध। 4th सेंचुरी BC के टाइम पे मगध बढ़ रहा था, प्रॉस्परस महाजनपद कहलाता था। अब ये पूछ सकते हैं कि मगध ही सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस क्यों था, या उधर ही उसी को इतना डेवलप क्यों बोलते? क्योंकि वहाँ का एग्रीकल्चर अच्छा था, वहाँ की मिलिट्रीज अच्छी थी, वहाँ पर आर्मी अच्छी थी, और वहाँ का कम्युनिकेशन स्किल्स, जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो अच्छा था, इसलिए मगध को सबसे ज़्यादा डेवलप माना गया। तो मगध इज इन प्रेजेंट डे इन बिहार become the most powerful Mahajanpad. Magad was a region where the agriculture was especially productive. Iron mines present in Jharkhand, यानी कि अभी जो आयरन माइंस हैं झारखंड में है, तो उस टाइम पे मगध कितनी बड़ी एरिया में फैला हुआ था ये पता चलता है। Provide resources for tools and weapons. Elephant, an important component of the army, was found in forest region. अब जो एलिफेंट थे और आर्मी के लिए मिलते थे, तो क्या एग्रीकल्चर अच्छा था? रिसोर्सेज मिल रही थी टूल्स और वेपन्स के लिए। एलिफेंट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे आर्मी के लिए, तो आर्मी भी स्ट्रांग हो रही थी। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड अ मीन ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। ये कन्वीनियंट कम्युनिकेशन हो रहा था ट्रेड के लिए, हमें गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, तो 4 पॉइंट्स हो गए। मगध एट्रीब्यूटेड इट्स पावर टू पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल। रेस्टलेसली एम्बिशियस किंग्स ऑफ बिम्सारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा आर द बेस्ट नोन फॉर देयर मिनिस्ट्रीज who helped to implementing their policies. और 5th पॉइंट ये है कि जो राजा थे, जो मिनिस्टर्स थे, उनने ध्यान दिया अपनी स्टेट पे कि वो सही से काम कर रही है, कर रहे हैं, और उसको ग्रो करा। इनिशियली राजगढ़ और राजगढ़ या राजगीर जिसको बोलते हैं, जो अभी प्रेजेंट बिहार में, वो कैपिटल थी मगध की, जो कि जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ किंग्स, जो चेंज हो गई थी बाद में 4th सेंचुरी BC के टाइम पे पाटलिपुत्र से चेंज हो गई थी। पाटलिपुत्र कहाँ पर है? पटना में है। तो मगध की फर्स्ट कैपिटल थी राजगढ़ 6th सेंचुरी BC के टाइम पे बिहार में, और फिर चेंज हो गई थी पाटलिपुत्र लेटर इन 4th सेंचुरी BC पटना में, बिहार से पटना वाली में हो गई थी। एन अर्ली एम्पायर, द ग्रोथ ऑफ मगध वॉज इमर्जेंस मौर्यन एम्पायर। जो भी ग्रोथ ऑफ मगध की मौर्यन एम्पायर से हुई है, और चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ द एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर है वो चंद्रगुप्त से स्टार्ट हुआ है, और जो कि अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक है, और जो उनकी ग्रैंड सन है अशोका, जो बहुत फेमस है इंडिया में, और जिनने कलिंगा वॉर भी जीती है, जो कहाँ पर है, कहाँ पर हुई थी? उड़ीसा कोस्टल पे।
मेनली अशोका के बारे में बुद्धिज्म टेक्स्ट में से ज़्यादा मिला है क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज्म में. फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस. आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या मिले हमें? स्कल्पचर्स, वैल्यूएबल एंड कॉन्टेम्पररी वर्क, अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, अ ग्रीक एम्बेसडर, कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त के कोर्ट में था एक ग्रीक एम्बेसडर जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिनने एक बुक भी लिखी थी इंडिका रिलेटेड टू ऑल दिस मैटर. और भी सोर्स हमें मिलते थे जैसे कि अर्थशास्त्र का जो कंपोज करा गया था कौटिल्य, या जिसको हम कौटिल्य या इसको चाणक्य भी बोलते हैं. बिलीव करते हैं सब लोग कि मिनिस्टर थे किसकी? चंद्रगुप्त के. लेटर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन पौराणिक लिटरेचर इन संस्कृत लिटरेरी वर्क. तो हमें बाद में संस्कृत पौराणिक वर्क, जैनिज्म, बुद्धिज्म वर्क से भी पता चला था मॉडर्न्स के बारे में, मेनली अशोका के बारे में. इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हमें मेनली मिले हैं रॉक पिलर्स. मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स हमने किसको माना है? रॉक्स को, पिलर्स को. अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सर्फेस, नेचुरल रॉक एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स. सिर्फ एक अशोका ने ही अपने मैसेजेस लिखवाए हैं रॉक्स पे और नेचुरल सर्फेसेस पे. और किसके बारे में लिखवाया गया है? धम्मा के बारे में, धर्म के बारे में. Treating slaves and servants kindly and respect for religion and tradition and other than ones. यानी कि मतलब जो ने धम्मा में भी अब क्या लिखवाया, मीनिंग ऑफ धम्मा ये कहलाएगा कि आपको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मण ने जो भी कहा है उनकी बात माननी चाहिए, और स्लेव्स और सर्वेंट को काइंडली से रखना चाहिए, यानी कि उनको बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए खुद के रिलीजन की भी और दूसरे के भी रिलीजन की. एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर. द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, the capital of Patliputra, the provincial center of Takshila, Ujjaini, Toshli and Swarnagri. ये जो एडमिनिस्ट्रेटिंग एम्पायर है, मतलब ये 5 सेंटर्स इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिंग के लिए, जहाँ से ग्रोथ हुई है एम्पायर की. अब यहाँ पर लिखा है कि मगध और मौर्यन के बारे में मेनली कहाँ से पता चला? नॉट मगध, मौर्यन के बारे में. तो मेगास्थनीज से पता चला, अर्थशास्त्र से पता चला, बुद्धिज्म, संस्कृत और जैनिज्म टेक्स्ट से पता चला, और पौराणिक लिटरेचर से पता चला. तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन से सोर्सेज थे जिनसे हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चला. और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? रॉक और पिलर्स. The hilly terrain of the Afghanistan and the coast of Odisha. जो मतलब अफगानिस्तान से लेके पूरा उड़ीसा रीजन तक मौर्यन एम्पायर था, जो कि है हिमालयन रीजन से नर्मदा रीजन तक पूरे में मौर्यन एम्पायर था. तक्षशिला, उज्जैनी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट, स्वर्णनगरी, टैपिंग फॉर द गोल्ड माइंस इन कर्नाटका. यानी कि तक्षशिला और जो उज्जैनी थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के लिए यूज होती थी, और स्वर्णनगरी से हमें गोल्ड मिलता है, जैसे इसका नाम लिए स्वर्णनगरी, जो कर्नाटका में है. Communication along both land and riverine routes was virtual for the existence of the empire. यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था, जो भी ट्रेड हो रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था एम्पायर के लिए. Megasthenes mentioned a committee with 6 subcommittees for coordinating military activity. ये इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज ने कौन सी सब कमिटीज बताई थी जो कि मिलिट्री को लेके बताते हैं. तो उसमें फर्स्ट है 1 looking after the navy, second manage the transport in provinces, third responsible for the foot soldiers, fourth for the horses, fifth for the chariots and sixth for the elephants. यानी कि 6 तरीके से आर्मी डिवाइडेड थी. एक नेवी को देखेगी, एक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देगी, एक फुट सोल्जर्स पे ध्यान देगी, और एक हॉर्सेस पे, और एक चैरियट्स पे, यानी जिससे भी वो जा रहे हैं, और 6 थी एलिफेंट आर्मी. तो ये जो सेकंड कमेटी वो ज़्यादा वेरीफाइड. 2 तरह की कमेटी थी. फर्स्ट कमेटी में 6 सब कमेटीज थी, और सेकंड सब कमेटी थी अरेंज फॉर द बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स, ऑर्डर फॉर एनिमल्स एंड रिक्रूटिंग द सर्वेंट्स एंड आर्टिसन टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स. यानी कि फर्स्ट हो गए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, और सेकंड हो गए जो उनकी केयर करने के लिए इन्वॉल्व होंगे मिलिट्री में, जैसे कि आज के टाइम पे डॉक्टर्स होते हैं, वो भी आर्मी डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी केयर करते हैं. तो उस टाइम पे भी वो लोग थे जो जैसे कि एनिमल्स की केयर के लिए, एनिमल्स को खाना देने के लिए, या इक्विपमेंट कैरी कर रहे हैं बुलक कार्ट से, तो वो सेकंड में आ जाएगा. स्पेशल ऑफिसर नोन एज द धम्मा महात्मा वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा. यानी कि जो भी धर्म फैलाते थे, जो भी अशोका ने बताया धर्म के बारे में, धम्मा के बारे में, तो उसको हम क्या उन लोगों को क्या बोलेंगे? धम्मा महात्मा. हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर.
In 19th and 20th century, Indian historians found the possibility that there was an empire in the early Indian, both challenging and exciting. The archaeological finds associated with the modern, including the stone sculptures, were considered to be the example of spectacular art typical of the empire. Message on Ashoka's inscription very different from the most other rulers. Ashoka was more powerful and industrious, as also more humble than later rulers and adopt grandiose titles. यानी कि पहले के टाइम पे जो भी किंग्स थे उनसे कंपेयर करें तो अशोका बहुत ज़्यादा हम्बल थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। यानी कि उनने कलिंगा वॉर लड़ी है और बहुत सारी वॉर लड़ी है, तो उसमें लोग तो मरे थे। एक लास्ट कलिंगा वॉर के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए और उन्हें लास्ट में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। पर अगर बाकी रूलर से कंपेयर करोगे तो वो सबसे ज़्यादा जनरस या फिर कह सकते हैं हम्बल थी। फॉर दी 150 years, which was not a very long time in the vast span of the history of the subcontinent, यानी कि इनका रूल सिर्फ 150 years के लिए ही रहा था, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में बहुत से राजाओं ने रूल करा है, वो भी बहुत लॉन्ग टाइम स्पैन में। अब न्यू नेशंस ऑन किंगशिप। अब जो 2nd century BC से स्टार्ट होगा नोशन ऑफ किंगशिप, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। अभी तक हमने मेनली नॉर्थ का पढ़ा था, अब हम मेन थोड़ा सा साउथ का पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि हिमालयन रीजन से नॉर्थ रीजन तक पूरा नॉर्थ था मॉडर्न में, पर जो छोटे छोटे नीचे साउथ था उधर कौन था? The new kingdoms that emerged in the Deccan and the further south, including the chiefdoms of the Chola, Chera, Pandya, Tamilkam, the name of the ancient Tamil country, which including the part of the present day of Andhra Pradesh, Kerala and additional Tamil Nadu. यानी जो तमिलकम था वो 3 अभी की स्टेट इंक्लूड करता था पहले, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, जो कि स्टेबल और प्रॉस्परस था। कौन से? चोला, चेरा, पांड्या। We know about these states from a variety of sources. अब इनकी सोर्सेज हमें कहाँ से मिली? अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट कंटेन पोएम डिस्क्राइब चीफ्स एंड द वे इन विच दे एक्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। यानी कि हमें तमिल संगम से पता चला है कि पहले के टाइम पे जो चीफडम्स थे या चीफ्स थे वो कैसे एक्वायर करते थे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिसोर्सेज को। Many chiefs and kings, including Satavahanas, who ruled over the part of the western central India, approximately 2nd century BCE, and the Sakhas, a people of the Central Asia region, who established the kingdom in the northwestern and the western part of the subcontinent, derived revenues from the long-distance trade. Once they acquire the power, they attempt to claim social status in a variety of ways. यानी कि मेनली तो ये बताया कि चीफ्स और किंगडम्स थे, चीफ्स और जो किंग्स थे और जो मेनली सातवाहन थे और सकास थे, उन्हें किस तरीके से कितने बड़े एरिया पर रूल किया है, और जब अगर उनके पास एक बार पावर आ जाती थी तो वो सोशल स्टेटस पे भी ध्यान देना शुरू कर देते, जैसे कि वो बाकी सबसे हायर पावर पे दिखेंगे। Divine Kings, 1st century BC to 1st century CE. The Kushanas, the 1st century BC, the 1st century BC से 1st century CE तक की बात हो रही है कुशाना की, who ruled over the vast kingdom extending from the Central Asia to Northwest India. अब जो सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, अब कुशाना ने रूल करा था। डेट पे भी ध्यान देना जो बताइए, ये पहले हम बात कर रहे थे 6th century BC की, जिस टाइम पे मॉडर्न थे। अब मॉडर्न के बाद कौन आया? कुशाना, 1st century BC से 1st century CE तक, जिनने भी बहुत बड़े एरिया पे रूल करा है। हिस्ट्री वॉज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सुअल ट्रेडिशंस, एविडेंसेस ऑफ देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। मेनली कुशाना के बारे में कॉइन और स्कल्पचर से पता चला है, ये इंपॉर्टेंट है। कोलोसल स्टैच्यू ऑफ कुशाना रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ शिरीन एट मठ नियर दी मथुरा, उत्तर प्रदेश। यानी कि बहुत बड़ा स्टैच्यू मिला है, कहाँ से? मथुरा से, उत्तर प्रदेश से। किसका? कुशाना का। स्टैच्यू हैव बीन फाउंड इन शिरीन इन अफगानिस्तान एज वेल, यानी हमें अफगानिस्तान से भी मिला है, मथुरा से भी मिला है। इससे पता चलता है कि वहाँ पर भी रूल करते थे और मथुरा रीजन में भी, तो वो बहुत बड़े एरिया में रूल करते थे। ये कुशाना कंसीडर देमसेल्व्स एज गॉड लाइक, कि देव पुत्र और सन ऑफ गॉड। सेम जो चाइनीज करते थे वैसे कुशाना ने भी किया था, कि वो अपने आप को गॉड सन बताते थे या उनसे रिलेटेड बताते थे, जैसे चाइनीज बताते थे अपने आप को कि सन ऑफ हेवन है वो। 4th century में एविडेंस हमें मिले लार्ज की गुप्ता एम्पायर के बारे में। समान था men who maintained themselves through local resources including control of land, homage and provide military support to rule. Powerful समानता could become king. ये इम्पोर्टेंट है कि 4th century में जो भी हमें एविडेंस मिले थे गुप्ता एम्पायर की, वहाँ से हमें एक और चीज़ पता चली कि समानता, men who maintained themselves through the local resources including control over land, homage and often provide military support to ruler. Powerful समानता could become king. ये इंपॉर्टेंट है कि जो समानता है वो पावरफुल अगर होते हैं तो फिर वो किंग भी बन सकते हैं, और वो नॉर्मली रिच नहीं होते, वो लोकल रिसोर्सेज यूज कर करके वो पावर गेन करते हैं।
यहाँ लिखा है समानता, पावरफुल समानता could became king, provide military support to the rulers. प्रेज ऑफ किंग, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबादी पिलर संस्कृत में है और बाय हरि सिंह ने बनाया है। क्या प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबादी पिलर हम जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 4th सेंचुरी सी के टाइम पे बनाया गया था। किसका है ये? कुशाना। जैसे कि कुशाना का है, कोलोसल स्टैच्यू है, इसी स्टैच्यू की बात कर रहे थे हम, जो बहुत बड़ा बनाया गया है, मथुरा में भी है, अफगानिस्तान में भी है। कंसीडर देमसेल्फ एज अ गॉड लाइक देवपुत्र और अ सन ऑफ गॉड, सेंट्रल एशिया टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, 1st सेंचुरी BC to 1st सेंचुरी CE। The changing countryside, popular perception of kings. ये अब किस टाइप से परस्पेक्शन रहते थे किंग्स की, ये पता चलेगा। The ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experience. नॉर्मल हमें किंग्स के या जो रिच पीपल हैं उनके अकाउंट्स मिले हैं, नॉर्मल पीपल के या मिडिल क्लास पीपल के नहीं मिले। एग्जाम स्टोरीज कंटेनिंग एन हमें जटाका और पंचतंत्र की कहानियों से कुछ नॉर्मल बातें पता चली हैं कि किस टाइप की चीज़ें मानी जाती थी, ऑर्डिनरी पीपल क्या यूज़ करते थे, कैसे रहते थे। दी जटाकास वर रिटन इन दी पाली अराउंड द मिडल ऑफ द 1st मिलेनियम BC। मिलेनियम CE मतलब 1000 CE, मिडल मतलब कहलाएगा 5th सेंचुरी CE के आसपास लिखी जाती थी। जिसमें से एक फेमस है द ब्रंडेड इंडू जटाका, डिस्क्राइब द स्प्लिट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ विकेड किंग। These include elderly women and men, cultivators, herders, village boys and even animals। यानी कि उनकी स्टोरीज में कौन कौन रहता था, कौन कौन रोल प्ले करता था, वो सब है। The relationship between a king and his subjects, especially the rural population, often be sustained. King frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demands oppressive। यानी कि पहले के टाइम पे भी और जो आगे टाइम पे पता चला है कि किंग हाई टैक्स लेते थे और पीजेंट्स या कल्टिवेटर्स को बात अच्छी लगती थी, ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती करवाई जा रही है। ये भी जटाका की स्टोरीज में पता चला है। और उसमें छोटी सी स्टोरी ये भी बताइए कि किंग नॉर्मली देखने जाता था कि उनके राज में क्या चल रहा है और देख के आते थे कि हाई प्राइजेज हैं और किस तरीके से उनको राजा का रूल पसंद नहीं है, तो राजा खुद भेष बना के जा सकते थे। तो ये भी बताया है। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्ट्रेटजीज उन्होंने पहले टाइम इस्तेमाल की थी कल्टिवेशन एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। तो मेनली 5 हैं, प्लग एग्रीकल्चर, आयरन टेप प्लग शेयर, ट्रांसप्लांटेशन, आयरन प्लग और इरिगेशन, ये स्ट्रेटजीज थी। अब इसको स्टार्टिंग पढ़ेंगे। शिफ्ट टू प्लग एग्रीकल्चर विच स्प्रेड इन फर्टिलिटी रिवर्स वैली सच एज दी दोज ऑफ गंगा एंड द कावेरी फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC। सेकंड क्या है, द आयरन टिप प्लग शेयर वाज यूज्ड टू टर्न द एलुवियल सॉइल एरियाज which had high rainfall. Production of paddy was dramatically increased by the introduction of transplantation. Fourth, iron plug share led a growth in the agricultural productivity. Its use was restricted to the certain parts of the subcontinent. सेमी एरिड रीजन में और जो पंजाब राजस्थान में था वो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे कि बोला कि सेमी एरिड रीजन है तो वहाँ पर नहीं होता था। लास्ट कौन सी, 5th स्ट्रेटजी अडॉप्ट टू इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज द यूज ऑफ इरीगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड द लेस कॉमनली कैनाल्स। इनसे भी प्रोडक्शन बढ़ाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि मनुस्मृति है। मनुस्मृति में क्या है, बेस्ट नोन फॉर लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडियंस, रिटन इन संस्कृत है, 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd CE से लिखी हुई है। तो ये हमें पता चलता है मनुस्मृति में क्या है। Manusmriti, best known for legal text of early Indian written in the Sanskrit and compiled between 2nd century CE to 2nd century BC से CE तक लिखी गई थी, यानी कि 2nd century BC से 2nd century CE तक। इसको बेस्ट लीगल टेक्स्ट के लिए माना जाता है। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, अब यहाँ से पता चलेगा। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से पता चलेगा। द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रिफर टू द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल पीजेंट्स एज वेल एज द लार्ज लैंड होल्डर्स। यानी कि बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन था उस टाइम को सबको अलाउ करते थे कि अगर आप कोई भी, चाहे आप स्मॉल पीजेंट्स हो या लार्ज लैंड होल्डर्स हो, सबको अलाउ करते थे। द टर्म गहापति वॉज ऑफन यूज इन पाली टेक्स्ट टू डिजाइनेट the 2nd and the 3rd category. The large landholders as well as the village headmen, whose position was often hereditary, emerged as a powerful figure for exercise control over the other cultivators. Early Tamil literature, the Sangam text, also mentioned different categories of people living in the villages. Last slaves or adimai. It is likely that these differences were based on the differential access of land, labor, and some of the new technologies. तो जो नॉर्मली विलेजेस में पीपल रहते थे उनको लैंड ओनर्स और विल्लार्स बोलते थे, प्लगमैन और उजावर बोलते थे स्लेव्स को,
अदीमाई बोलते थे, ये सब टाइप के लोग रहते थे। और मेन इंपॉर्टेंट इसमें गहापति। गहापति जो भी लैंड हेड रहता था हाउस होल्ड का, या जो भी लैंड ओनर होता था, उसको हम गहापति बोलते थे, जो कि वुमेन्स पे, चिल्ड्रंस पे, स्लेव्स पे अपना रूल चला सकता था। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट। अब लैंड ग्रांट क्या होता है? जब भी आप कोई लैंड किसी को दे देते हो एज अ गिफ्ट, तो वो लैंड ग्रांट कहलाएगा। तो फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी, फ्रॉम द कॉमन एरा, we find grants of land being made in many of which were recorded in the inscriptions. These inscriptions were on stones, but most were on the copper plate. स्टोन्स पे तो हैं, पर मोस्टली कॉपर प्लेट्स पे ज़्यादा है। कौन से? लैंड ग्रांट के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अशोका के इंस्क्रिप्शन मेनली रॉक्स पे ज़्यादा थे, पर जो लैंड ग्रांट के हैं वो मेनली कॉपर प्लेट पे ज़्यादा है। जो ट्रांजेक्शन रिसीव होता था लैंड का, वो भी हमें कॉपर प्लेट पे मिलता है। जो ये भी जो ट्रांजेक्शन वगैरह हुए हैं वो मोस्टली संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन से टाइम पीरियड में? 7th सेंचुरी के टाइम पे। इधर अब लिखा नहीं है BC है, C है, तो C ही माना जाएगा कि 7th सेंचुरी CE है। संस्कृत while the rest was in local language such as Tamil और तेलुगु। नॉर्मली संस्कृत में लिखते थे, पर अगर वो लेकिन साउथ इंडिया में मिले हैं तो वो लोकल लैंग्वेजेस जो भी होती थी उनमें था, जो थी तमिल और तेलुगु। प्रभावती गुप्ता was the daughter of one of the most important ruler in the early Indian history, Chandragupta II. She was married into the another important ruling family, that of the Vatakas. ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वुमेन थी जिसने लैंड ग्रांट करा था, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी, और जिनने अदर क्लैन में शादी करी थी वटाका में। नॉर्मली क्योंकि ब्राह्मण्स ने कहा है कि वुमेन्स को अलाउ नहीं होता था लैंड ग्रांट करना है, कुछ भी इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं होती थी कोई भी रिसोर्सेज की लैंड की, पर प्रभावती ने एक्सेस थी उसको लैंड की, क्योंकि वो इसलिए बोल सकते क्योंकि वो क्वीन थी, इसलिए हम उनको बाकी वुमेन से कंपेयर नहीं कर सकते थे कि सबकी सिचुएशन भी वैसी ही होगी पहले के टाइम पे। The inscription also gave us the idea about rural population. These include farmers and peasants. The land grants, such as the one have been found in several parts of the country. There were regional variations in the size of the land donated. यानी कि डिपेंड करता है कि कौन कितना लैंड दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे पीजेंट को लैंड दिया जाए तो वो छोटा भी हो सकता है, और डिपेंड करता है वो कौन सी जगह पे दिया गया है। ब्राह्मण को दिया है तो मे बी वो एग्रीकल्चर डिपेंड वाला लैंड दिया हो, और साइज भी डिपेंड करता है, रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल plot to the vast stretched or uncultivated land, and the right to give to donors and recipients of the grant. The impact of the land grants is subject to be heated debated among the historians. यानी कि ये बहुत डिबेटेड टॉपिक रहा है हिस्टोरियंस के बीच में, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आई वो लोग लैंड ग्रांट क्यों करते थे। 3 चीज़ें बताई गई कि मेनली इन 3 चीज़ों की वजह से, या इन तीनों में से एक रीजन की वजह से लैंड ग्रांट करते थे। क्या है वो? एक्सटेंड टू एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज, कि उनको न्यू एरियाज में एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, इसलिए लैंड ग्रांट करते थे फार्मर्स को। सेकंड क्या बताया? दैट लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ द वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल पावर, यानी कि अगर कोई किंग लैंड ग्रांट नहीं कर रहा है तो वो वीक कहलाएगा, या फिर उसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो इसलिए और राजा लैंड ग्रांट करते थे। और थर्ड बताया गया है किंग ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुपरमैन और सुप्रीम, दे वर लूजिंग कंट्रोल, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हैं और हम ही रूल कर रहे हैं और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए भी लैंड ग्रांट कर सकते थे। तो जो रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड द लैंड ग्रांट्स, वन ऑफ देम एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज, इंडिकेटिव ऑफ वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल पावर, ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज सुप्रीम। ये 3 रीजन है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लैंड ग्रांट वाली। एक मगध कोई प्रॉस्परस जो कहा गया है वो इम्पोर्टेंट है, इधर इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। टाउन्स एंड ट्रेड, न्यू सिटीज इमर्ज हुई थी 6th सेंचुरी BC से, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट हो गया था ग्रोथ होना सिटीज का, महाजनपद का। मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज पाटलिपुत्र वर ऑन द रिवराइन रूट, सच एज उज्जैनी वर अलोंग द लैंड रूट, एंड येट अदर्स सच एज पुष्कर नियर द कोस्ट। Cities like Mathura were bustling center of the commercial culture and political activity. अब इसमें से सिर्फ एक आंसर ऐसा आ सकता है कि सबसे ज़्यादा ब्लस्टिंग सेंटर कौन था कम्युनिकेशन का या कल्चर पॉलिटिकल एक्टिविटी का, तो वो मथुरा था, ना कि उज्जैनी या कि पाटलिपुत्र। Urban population and elite and craft person. Kings and ruling elites lived in the fortified cities. A wide range of artifacts have been recovered from them. These indicate the fine pottery, bowls, and the dishes with a glossy finish known as the northern black polished ware, probably used by the rich people, and ornament tools, weapons, vessels, figurines made of a wide range of material: gold, silver, copper, bronze, ivory, glasses, shell and terracotta. यानी कि मैं क्राफ्ट पर्सन क्या क्या सामान इस्तेमाल करते थे वो आ गया यहाँ पर, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। By the 2nd century BCE, short votives inscription made for the religious purpose, जो भी religious purpose के inscriptions होते थे उसको votives बोलते थे।
तो हमें वो सेकेंड सेंचुरी के टाइम पे बहुत सारे वोटर्स मिले थे. द नेम ऑफ द डोनर्स एंड समटाइम्स स्पेसिफाई हिज नेम एंड हर ऑक्यूपेशन एज वेल. यानी कि जिसको भी लैंड दिया जा रहा है, जिससे दिया जा रहा है, उनकी नेम भी लिखे हुए थे. हु लिव्ड इन टाउन्स, वॉशिंग folk, weavers, scribers, carpenters, potters, goldsmiths, blacksmiths, officials, religious teachers, merchants and kings. ये सब लोग रहते थे टाउन्स में. गिल्ड और शरीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट्स आर ऑल्सो मेंशन्ड एज वेल. यानी कि ये सब लोग टाउन्स में रहा करते थे. Craftspersons used a range of iron tools to meet the growing demand of the urban elite. जैसे अर्बन एलिट की डिमांड बढ़ रही थी तो आयरन टूल्स की, तो क्राफ्ट पर्सन वो करते. नॉर्मली जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती थी उसको तो क्राफ्ट पर्सन उस चीज़ से रिलेटेड वर्क करते थे या उस चीज़ को क्रिएट करते थे. ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. 6th century BC. From the 6th century BC, land and river route crisscrossed the subcontinent and extended in various directions. There were seafarers who ventured for risky but highly profitable. Successful merchants designated as Masatuvan in Tamil and Statis, pronunciation difficult है, and Satvahanas in Prakrit. Goods were carried from one place to another. Salt, grain, clothes, metal ores, and finished products. Stone, timber, medicines, plants, to name a few. Spices, especially peppers, were in high demand in the Roman Empire. Textile and medical plants, and these were all transported across the Arabian Sea in the Mediterranean Sea. जैसे तुम बोले कि मैं ट्रांसपोर्ट की बात है, 6th century BC में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता था, यानी इतना डेवलपमेंट हो गया था कि ट्रांसपोर्टेशन होने लगा था अदर कंट्रीज में भी. कॉइन्स एंड किंग्स. 6th century BC, ये इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन हो गया था 6th century BC में. पंचमार्क कॉइन्स बनने लगे थे, मेनली सिल्वर और कॉपर के. और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो सिंबल्स थे कॉइन्स पे वो मेनली बताते थे कि वो कौन सी डायनेस्टी के हैं, मौर्यन के हैं या कुछ हाना रूलर के हैं. मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन पीपल इशूड सम ऑफ दीज कॉइन्स. इन कॉइन्स को इशू कौन करता था? बैंकर्स, टाउन पीपल या मर्चेंट्स. Indo-Greek issued by the Indo-Greek, who established control over the northwestern part of the subcontinent approximately 2nd century BC में. फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशू हुआ था कुशाना रूलर का, जिसपे कुशाना रूलर की ही मतलब उनकी डायनेस्टी लिखी थी या उनके ही इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे. The widespread use of gold coin indicate the enormous value of the transaction that were taking place. यानी कि गोल्ड कॉइन के थे कुशाना रूलर के, तो वो इंडिकेट करते कि ट्रांजेक्शन बहुत इनॉर्मस लेवल पे हो रहा था. लेकिन मेनली हमें सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स मिले हैं गुप्ता रूलर से. Some of the most spectacular gold coins were issued by the Gupta ruler, are remarkable for their purity. Not confined with the political boundaries, South India was not the part of the Roman Empire, but there was close connection through the trade. जैसे कि बोला कि जो नॉर्थ इंडिया था उसका ट्रेड ज़्यादा होता था कंपेरेटिवली साउथ का, पर साउथ और रोमन एम्पायर सिर्फ ट्रेड के थ्रू जाना जाता था, बाकी अलग से नहीं जानते थे. Several thousand copper coins issued by the Yaduayas. ये वो कहलाएंगे ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी. यानी कि किंग्स तो अपने कॉइन्स निकाल ही रहे थे, बट ट्राइबल कम्युनिटी भी अपने खुद के कॉइन्स निकाल रही थी. फ्रॉम द 6th century CE फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टैप्ड ऑफ. यानी कि गोल्ड कॉइन्स मिलना बंद हो गए थे. तो हम तब अभी किसकी बात कर रहे थे? 6th century BC से, यहाँ से स्टार्ट करा था 6th century BC से. पर 6th century CE आते आते गोल्ड कॉइन अभी तो यूज़ नहीं होते थे, प्रॉपरली खत्म ही हो गया था उनका यूज़ होना. क्या रीज़न हो सकता है? Some suggested that with the collapse of the Western Roman Empire, long distance trade decline, यानी कि trade decline हो गया था यूरोपियंस के साथ. They affected the prosperity of the states, communities and the region that were benefited from it. New towns, network of trading starting emerging around this time. Finds of coin of that time are fewer. Coin continued to be mentioned in the inscription and text. यानी कि मेनली तो यही बोला गया है कि रोमन एम्पायर के साथ डेक्लाइन चला गया था, उतना ट्रेड नहीं होता था और उस टाइम पे मे बी नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग ज़्यादा है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है कम्युनिटीज़ और मतलब कंट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है रेदर देन बाहर ट्रेड पे, इसलिए गोल्ड कॉइन्स का यूज़ होना बंद हो गया. बैक टू बेसिक, हाउ इंस्क्रिप्शन डिसाइफर. इसको समझने के लिए हम जाएंगे फर्स्ट पेज पे. यहाँ से प्रिंसिपल Priyadasi. Some of the most momentous development in the Indian epigraphy took place in 1930s. 1930s के टाइम पे Prinsip and Priyadasi. Some of the most momentous development in Indian epigraphy took place in 1830s. James Prinsip, the officer of the East
इंडिया कंपनी, मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्हें डिसाइफर की थी ब्राह्मी और खरोष्टी। ये सर जेम्स पेंसिल पहले इंसान थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी को डिसाइफर करा। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन, मोस्ट ऑफ दीज मेंशन द किंग रिफर्स टू पियादासी एंड मीनिंग प्रेजेंट टू बी होल। यानी कि नॉर्मली जो भी टेक्स्ट थे उनमें से इंस्क्रिप्शन में पियादासी मेंशन करा गया था, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट टू बी होल। और ऐसा बोलते हुए कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोका को रिफर करा गया है एस पियादासी। तो जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे वो थे ब्राह्मी एंड खरोष्टी, जिनको डिसाइफर कर लिया गया। और एपिग्राफी होता है इंस्क्रिप्शन, यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब आएंगे लास्ट पेज पे। Decipher of Brahmi. Most scripts used to write in modern Indian languages and derived from Brahmi. यानी कि जो आज के टाइम की जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इंडियन, वो ब्राह्मी से ड्राइव्ड हुई हैं। जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में सबसे ज़्यादा ब्राह्मी का यूज हुआ है। यूरोपियन स्कॉलर्स और ने इसकी हेल्प ली थी, इंडियन पंडित्स की हेल्प ली थी उसको डिसाइफर करने में। और बैकवर्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्पररी बंगाली और देवनागरी का यूज करके डिसाइफर करा था ब्राह्मी को। Many scripts comparing their letter with the older Spicemen. पहले स्कॉलर्स को लगा था कि ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत में है, जो पर नहीं था। बट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इनफैक्ट इन प्राकृत। जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत में है, पर हमने ट्रांसलेशन या डिसाइफर किसको कराया, ब्राह्मी और खरोष्टी को। Several epigraphists and James Spencer was able to decipher Ashokan Brahmi in 1830. यानी कि फिर थोड़ा फिर प्रोसेस करके उनको रीड करके ब्राह्मी और खरोष्टी को डिसाइफर कर लिया था। ब्राह्मी को मेनली करा गया था 1838 में। How Kharoshti was read. The story of decipherment of Kharoshti, the script. How Kharoshti was read. The story of decipherment of Kharoshti, the script used in the inscription in the northwest in different here. Find of coins of Indo-Greek kings who ruled over the area. यानी Indo-Greek kings थे, उनके coins पे खरोष्टी लिखी मिली थी। कौन से टाइम पे लिखे? second to first century BC के टाइम पे मिला था मैं। These coins contain the name of kings written in Greek and Kharoshti script. European scholars who could read the former compare the latter. यानी कि जो यूरोपियन ग्रीक जानते थे उनमें कंपेयर करके लिखा डिसाइफर करा था खरोष्टी को, क्योंकि वो इंडो ग्रीक से बनी हुई है। The principle identifying the language of Kharoshti inscription as Prakrit, it became possible to read longer inscription as well. यानी पहले उन्हें प्राकृत से कनेक्ट करके पढ़ा था, जिससे कि वो ज़्यादा लॉन्गर इंस्क्रिप्शन पढ़ सकें। तो मेनली किस तरीके से डिसाइफर करेंगे खरोष्टी? ग्रीक से, मेनली ग्रीक आती थी प्रिंसिप, और बाकी आर्कियोलॉजिस्ट को, नॉट आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट को, तो उन्हें उससे ट्रांसलेट करा और फिर पढ़ी खरोष्टी। Historical evidences from inscriptions. The name of the ruler Ashoka is not mentioned in the inscription. कोई भी inscription में अशोका नेम है ही नहीं। नॉर्मली लिखा है देवनाम पिया, beloved of the god, या पिया दासी प्रेजेंट टू बी होल, जो कि मेंशन है, जिसको हमें बताया गया है कि वो अशोका को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है पिया दासी अशोका के लिए। They match in the term to content, style, language and paleography. Epigraphists have concluded that they were issued बाय द सेम रूलर। यानी कि जब उन्हें डिफरेंट टेक्स्ट में सेम रिलेटेड मीनिंग पड़े, या बिलव्ड है या प्रेजेंट टू बी होल्ड है, तो उन्हें पता चला एक ही रूलर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि है अशोका। एपिग्राफिस्ट समटाइम ऐड दीज टू मेक द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्लियर. This has to be done carefully to ensure that the intent of the meaning the author could not change. यानी कि मेनली जो बताया गया है कि पेलियोग्राफी इस्तेमाल होती थी डिसाइफर करने के लिए कि क्या है टेक्स्ट में, इंस्क्रिप्शन में, पर वो हमेशा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मे बी समटाइम उससे डिफरेंट मीनिंग आ सकता था, तो ऑथर्स को और ध्यान देना पड़ता था. इफ द किंग orders were inscribed for the natural rock, if a king's order were inscribed on a natural rock near cities or important routes, communication was passed by have to stop to. अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें प्रेजेंट डे पर उड़ीसा से मिले हैं. डिपिक्टेड द Aegean in missing. The inscription was not been found in the region of was conquered. यानी कि जो ने कॉन्कर करा था रीजन, उधर से हमें इंस्क्रिप्शन कम मिले हैं या मिले ही नहीं हैं. लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. यानी कि हम अभी तक सारी इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर क्यों नहीं कर पाए या क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो हम देखते हैं. देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील. टेक्निकल लिमिटेशन है सबसे पहला तो लेटर्स आर वेरी फेंटली इंक्रेव्ड एंड दस रिकंस्ट्रक्शन आर अनसर्टेन. ऑल्सो इंस्क्रिप्शन मे बी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग.
It is not always easy to be sure about the exact meaning of the word used in the inscription. यानी कि एक तो इसलिए इंग्रेव होते हैं, इंग्रेव होते हैं जिससे हमें सर्टेन रिकंस्ट्रक्शन पता नहीं चलती कि क्या है. इट इज़ ऑलवेज नॉट इजी टू श्योर, हम श्योरली नहीं बता सकते कि इसका स्पेसिफिक मीनिंग यही निकलेगा, क्योंकि वो एक न्यू लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या न्यू इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं जिसका बहुत कम, जिसको इजी नहीं है डिसाइफर करना. Also, several thousands of inscriptions have been discovered. Not all have been deciphered. हम सारे नहीं कर पाए, बहुत सारे मिले हैं and translated और published नहीं हुए. Many more inscriptions must have existed and not survived in the rages of time. Fundamental problems. Not everything that we may consider politically or economically significant was necessary recorded in inscription. यानी कि जो चीज़ हम मेनली ढूंढ रहे हैं क्या पता वो इंस्क्रिप्शन में है ही नहीं, या हम मिसकंसेप्शन इस तरीके से ले रहे हैं, यानी कि वो कुछ और चीज़ बता रहे हैं और हम उसको कुछ और चीज़ मान रहे हैं. Agricultural practices and the joy and sorrow of the daily existence find no mention in the inscription. यानी कि हम टेक्स्ट तो पढ़ के बता दे रहे हैं, ट्रांसलेट कर दिए कि ये लिखा है, पर हम उनके इमोशंस नहीं बता सकते कि वो डेली लाइफ में किस तरीके से लाइफ फील कर रहे थे. नॉर्मली मिडिल क्लास या जो पुअर क्लास है उनकी, क्योंकि उनके बारे में तो और कुछ लिखा ही नहीं है. तो ये पूरा चैप्टर था. तो आई होप आपको समझ में आया हो जो भी मैंने आपको बताया. जो इम्पोर्टेंट उसको आप राइट भी कर सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.